नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइन स्टडी 26 में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इस क्लास में हम लोग जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग इटली के एकीकरण में पढ़े थे कि इटली का 19वीं शताब्दी में कोई नाम ही नहीं था, यानी कि कोई देश ही नहीं था और वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक वैसे ही हम लोग का जो ये जर्मनी है ना, ये जर्मनी भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसका कोई नाम ही नहीं था, यानी कि ये कोई देश ही नहीं था। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें इसके गणराज्य की, तो ये 300 छोटे बड़े गणराज्यों में बटा हुआ था, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था। जैसे हमारे भारत के अगर बारे में बात किया जाए तो हमारा भारत भी 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक वैसे ही ये आपका जर्मनी भी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद नेपोलियन आपको तो पता ही है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का क्या बनता है, राजा बनता है। 1804 में जब फ्रांस का राजा बनता है ये, तो फ्रांस का राजा बनने के बाद अपने पड़ोसी देशों पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करके वहाँ पे भी विकास का काम करने लगता है। तो आपको पता है 1806 ईस्वी में ये जो है कि जर्मनी पे अपना अधिकार जमाया और जमा करके इसको 39 गणराज्य में बदल दिया, मतलब 300 से 39 राज्य बना दिया। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, जब 39 राज्य में बना दिया ना, तो इसका नाम दिया जर्मन राइन राज्य संघ। ये कौन दिया नाम? तो नेपोलियन बोनापार्ट ही जर्मन राइन राज्य संघ नाम दिया जर्मनी का। फिर आपको पता है वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध में ये हार जाता है। तो 1815 में वियना की संधि होती है। और आपको ये भी पता है कि 1815 में जो वियना की संधि हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं उन सभी को खत्म कर दिया जाए और पहले वाली ही व्यवस्था, जो पुरातन व्यवस्था थी, उसी को लागू किया जाए। जिसके तहत जो है कि ये जर्मनी राइन राज्य संघ जो ये नेपोलियन बोनापार्ट बनाया था, तो हार गया। हारने के बाद 1815 में जर्मन राइन राज्य संघ का नाम ही चेंज कर दिया गया और कहा गया नहीं, इसका जर्मन राइन राज्य संघ नाम नहीं होगा। तो भाई क्या होगा? तो जर्मन महासंघ होगा। और इसका अध्यक्ष कौन बना? तो मेटरनिख बना, जो कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये जर्मन महासंघ का अध्यक्ष बन गया। अब उसके बाद जो है कि बहुत सारे और भी राष्ट्रवादी व्यक्ति आए जो सोच रहे थे कि भाई जर्मनी का भी एकीकरण हो, जैसे इटली का हो रहा था एकीकरण। तो लगभग साथ में ही हुआ है इटली और जर्मनी का एकीकरण ना, पैरेलल ही हुआ है, लगभग बराबर ही। तो जैसे उस इटली में काउंट काबूर है ना, विक्टर इमैनुअल, मेजनी, गैरीबाल्डी, ये सभी के सभी लोग आए और आकर के राष्ट्रवादी व्यक्ति और उसका एकीकरण का काम किए। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लोग उभर करके आए। जैसे इसमें देखिए, एक थे 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम। ये प्रशा का जो है कि चांसलर बनते हैं, चांसलर यानी कि शासक बनते हैं, वहाँ का राजा बनते हैं। कौन? विलियम प्रथम। और ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये जर्मनी है ना, ये जर्मनी इतना टुकड़ों में बटा हुआ है, ये जो है कि क्या हो जाए, इसका एकीकरण हो जाए, ये चाहते हैं। अब जब ये प्रशा का शासक बनते हैं, तो ये इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या करे, इस सभी काम को पूरा कर सके, यानी अपनी कूटनीति के द्वारा इस काम को वो क्या करे, पूरा कर सके, यानी कि जर्मनी के एकीकरण कर सके। तो 1862 में इन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। इसको प्रशा का चांसलर बनाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बनाते हैं। अच्छा, ये खुद शासक रहते हैं, शासक होने का मतलब राजा रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बिस्मार्क को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं आपका ये प्रशा का, यानी कि पूरे जर्मनी का। और उसी को ये काम सौंपते हैं कि तुम क्या करो, इसका जो है कि जर्मनी का एकीकरण करो। तो बिस्मार्क अपने कूटनीति के द्वारा ये जर्मनी का एकीकरण कैसे करता है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में अगर हम बात करें ना, बिस्मार्क, तो सबसे पहले तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ है। अब एक यहाँ पे शब्द आया है कूटनीतिज्ञ, तो आप कहिएगा सर ये कूटनीतिज्ञ भाई क्या है? तो देखिए, कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है ना, एक ऐसा नियम कानून बनाना जो किसी के सोच के परे हो, मतलब वो वहां तक सोच ही नहीं सकता है, वो होता है कूटनीति। तो बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, सफल कूटनीतिज्ञ था, जिसने जर्मनी का एकीकरण के लिए एक नियम बनाया, एक नीति बनाया, जिसका नाम था रक्त एवं लौह की नीति। तो पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाया? तो कौन बनाया? तो बिस्मार्क। उसके अलावा ये भी नियम लगाता है कि यहाँ पे जो सेना होगा ना, वो अनिवार्य सेना जो है कि लागू किया जाएगा। और दूसरा जो है कि रक्त एवं लौह की नीति ये बनाया। ये दो तरह के कानून बनाता है और कहता है ऐसे हाथ पे हाथ धर के जो है कि हम लोग एकीकरण नहीं कर सकते हैं जर्मनी का। रक्त एवं लौह की नीति को अपनाना होगा और दूसरा अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करना पड़ेगा, तब हमारा जो है कि ये जो है कि जर्मनी क्या होगा, इसका एकीकरण होगा। अच्छा, इसके एकीकरण में इसका जो है कि बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अच्छा, योगदान कैसे अगर हम बात करें ना, तो ये आपको तो पता ही है, ये जो है कि एक कूटनीतिज्ञ है, सफल कूटनीतिज्ञ है। तो ये पता है क्या करता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फ्रांस हो गया, ठीक, यहाँ पे आपका फ्रांस के बाद ये हो गया हम लोग का जर्मनी,
ये हो गया इटली, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रिया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाता है, दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद फिर उसके बाद जो है कि फ्रांस में दोस्ती करता है, फिर इटली में दोस्ती करता है, ये सभी से करके दोस्ती। और जो जो जिसका जिसका क्षेत्र लिया रहता है सबको से ये झगड़ा करा करा करके और ये खुद जो है कि अपना एकीकरण का काम पूरा कर लेता है। जिसमें अगर हम पहला बात करें तो देखिए सबसे पहले है डेनमार्क से युद्ध करता है। 1864 में बिस्मार्क जो है कि किससे युद्ध करता है, तो डेनमार्क से युद्ध करता है। अब देखिएगा, अब डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क, अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के दो राज्य हैं, दो जगह है, जिसका नाम है, एक का नाम है स्लेस्विग और दूसरे का नाम है होल्स्टीन। यानी कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क शासित दो राज्य स्लेस्विग एवं होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। देखो अब ये 1864 में डेनमार्क से युद्ध करता है। युद्ध करने के क्रम में ये जो है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ऑस्ट्रिया से। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया जो है कि इसका बहुत ही बड़ा दुश्मन है एकीकरण में, लेकिन ये सोचता है ना कि पहले हम दुश्मन से दोस्ती करते हैं फिर इसके बाद दुश्मनी निभाएंगे। क्योंकि जो है कि डेनमार्क में दो राज्य हैं, एक है स्लेस्विग और दूसरा है होल्स्टीन। ये खुद इसी का है, जर्मनी का, जो है कि डेनमार्क कब्जा किया रहता है, तो इसे भाई छुड़ाना है ना। तो इसलिए ऑस्ट्रिया से ये क्या करता है, दोस्ती बढ़ाता है। दोस्ती बढ़ा के दोनों एकदम बिस्मार्क यानी कि जर्मनी और जो है कि ऑस्ट्रिया दोनों लड़ करके डेनमार्क से स्लेस्विग और होल्स्टीन दोनों को ये लोग जीत लेते हैं। अब जीत लेते हैं तो जीतने के बाद ये उस पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद ये जो स्लेस्विग है ना, स्लेस्विग, ये स्लेस्विग पे प्रसा जो है कि स्लेस्विग पे प्रसा जो है कि कब्जा कर लेता है, स्लेस्विग पे प्रसा कब्जा करता है। इसके बाद होल्स्टीन जो है ना, होल्स्टीन पे ऑस्ट्रिया जो है कि कब्जा कर लेता है। इसके तो अगर हम स्लेस्विग की बात करें तो स्लेस्विग पे प्रसा का जो है कि कब्जा हो जाता है और जो ये होल्स्टीन है इस पे ऑस्ट्रिया का हो जाता है। तो आप बताइए, ये दोनों क्षेत्र जो है कि खुद प्रसा का ही है, होल्स्टीन और स्लेस्विग। लेकिन ये जब डेनमार्क की लड़ाई हुई, डेनमार्क की लड़ाई, इसमें ऑस्ट्रिया को फिर कौन सा क्षेत्र मिल गया, होल्स्टीन। इसका मतलब ये ऑस्ट्रिया से ये होल्स्टीन तो लेगा ही लेगा, यानी कि ये फिर अब किससे लड़ाई करने वाला है, अब लड़ाई करने वाला है ऑस्ट्रिया से। कौन, बिस्मार्क। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 1865 में फिर ये क्या करता है, फ्रांस के साथ एक संधि करता है, तटस्थता की संधि। और इस संधि के बाद फिर इटली से ये जो है कि संधि करता है और इटली कहता है हम आपको भाई सैनिक देंगे, यानी कि सैन्य सहयोग देंगे। यदि आप किसी भी देश से लड़ाई कर रहे हैं अपने आप को एकीकरण के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से सैनिकों को देंगे। उसके बाद फिर ये 1866 में, यानी कि 1866 में एक युद्ध होता है, सेडोवा का युद्ध। और ये युद्ध फिर प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच होता है। आपको पता है, अभी हम बताए थे कि जो डेनमार्क की युद्ध हुई थी, उस युद्ध में जो आपका ये होल्स्टीन है, ये होल्स्टीन किसको दिया गया था, ऑस्ट्रिया को दिया गया था। तो प्रसा जो है कि होल्स्टीन को लेगा ना, जिसकी वजह से ये सेडवा का युद्ध इन दोनों में हो जाता है। और भी बहुत तरह के विवाद होते हैं, जिसकी वजह से ये सेडवा एक जगह है, वहां पे ये युद्ध हो जाता है 1866 में। इस युद्ध में होने के बाद ये अपने कूटनीति के द्वारा जो है कि प्रसा क्या होता है, इस युद्ध में जीत जाता है। प्रसा क्या हो जाता है, प्रसा की जीत हो जाती है और ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। आपको पता है फ्रांस से भी ये दोस्ती कर लिया था, इटली से भी कर लिया था, यानी कि फ्रांस और इटली ये दोनों जो है कि क्या बोलते हैं, प्रसा को हेल्प करता है, मदद करता है। और मदद करने के बाद ऑस्ट्रिया फाइनली क्या हो जाता है, ये हार जाता है। हारने के बाद ये क्या करता है ना, और फिर अब ध्यान देता है किसकी तरफ, फ्रांस की तरफ। अब फ्रांस बिस्मार्क ने फ्रांस के 4 दक्षिणी राज्य, एक था बदेन, बवेरिया, बोहेमबर्ग, हेस, जिस पर खुद जो है कि फ्रांस का अधिकार था, उसको अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि यह चारों दक्षिणी राज्य जर्मन भाषा बोलते थे। देखिए ये जो हम 4 राज्य बताए ना, ये कौन कौन था, एक था आपका बदेन, बवेरिया, बोहेमबर्ग, हेस। ये चारों राज्य खुद जो है कि जर्मनी के हैं और ये जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि ये कहाँ पे अभी है, फ्रांस में है। जब ये फ्रांस में है, जब जर्मन भाषा बोलते हैं, तो भाई हुआ किधर का, खुद जर्मन का हुआ ना, जिसके वजह से ये क्या कर लेता है, इन पे ये अधिकार कर लेता है। मतलब दक्षिणी राज्य, ये जो चारों राज्य है, इनको कौन कर लेता है अधिकार, अब जो है कि खुद बिस्मार्क कर लेता है। उसके बाद बवेरिया जो क्षेत्र है, ये इटली को दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं बवेरिया क्षेत्र इटली का होगा, इसलिए दिया गया होगा। इसके बाद फिर और किसको किसको क्या दिया जाता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। के बाद फिर जो है कि 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। अच्छा, प्रसा का युद्ध जो है कि ऑस्ट्रिया से हो गया ना। अब फिर किसका युद्ध होगा, फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस के 4 राज्य खुद ले लिया है, जिसकी वजह से अब क्या करेगा, फ्रांस का राजा जो गुस्सा में आकर के वो चाहेगा क्या, फिर अपने क्षेत्र को ले, जिसकी वजह से इन लोगों में एक युद्ध होता है और वो होता है जगह सेडोन पे। यानी कि इस युद्ध का नाम ही है सेडोन का युद्ध। होता कब है, 1870 में, है ना, सेडोन का युद्ध। ये होता है 1870 में और ये प्रसा और फ्रांस दोनों के बीच होता है, जिसमें इटली ने प्रसा का साथ देकर रोम प्राप्त कर लिया। आपको पता है इटली के कुछ क्षेत्र ऐसे बाकी रह गए थे जो इनको नहीं मिले थे, जैसे रोम नहीं मिला था, अभी एक हम पढ़े थे बवेरिया नहीं मिला था, वेनेशिया नहीं मिला था, जिसमें ये रोम को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, किसका हेल्प करके, प्रसा का साथ देकर के इटली। और इसके फ्रांस के 2 और जो है कि क्षेत्र रहते हैं, एक है अल्सैस, ये कौन है, एक है एल्सैस और दूसरा है लोरेन।
एक है एल्सेस, दूसरा है लोरेन। ये प्रसा ने अपने अधिकार में ले लिया, मतलब जर्मनी को अपने अधिकार में ले लिया, कब्जा कर लिया वहाँ पे। और आपको जो है कि आपको तो पता ही है, फ्रांस जो है कि हार जाता है, क्योंकि भाई जो ये बिस्मार्क है ना, ये सफल कूटनीतिज्ञ है और ये बाकी सभी देशों से दोस्ती कर लेता है और एक से फिर जो है कि लड़ाई करता है, ताकि बाकी सभी जिससे दोस्ती किया है वो हेल्प करे, इसको आने में तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो फाइनली 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट एक जगह है जिसमें निम्न कार्य किया जाता है, मतलब निम्न चीज को क्या क्या चीज किया जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि में, किसको कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये सारी चीज होती है। जिसमें सबसे पहले रोम इटली को सौंप दिया जाता है, रोम जो क्षेत्र है वो इटली को दे दिया जाता है। उसके बाद जो प्रसा है, प्रसा, उस प्रसा का नाम बदल करके अब कहा जाता है नहीं, अब भाई ये पूरा जर्मनी होगा, जर्मनी कर दिया जाता है प्रसा का नाम बदल करके। वहां का प्रथम शासक बिस्मार्क प्रथम को वहां का जो है कि राजा या फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और जो है कि फाइनली 10 मई 1871 को, है ना, 10 मई 1871 को इटली और जर्मनी का एकीकरण का काम एकदम पूरा हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जालवेरिन क्या है, जालवेरिन या जॉलवेरिन, ये 1834 में इसका गठन हुआ था और ये आर्थिक संघ बनाया गया था। यानी कि 1834 में जालवेरिन नाम का आर्थिक संघ बनाया गया था ताकि जर्मन राज्यों के बीच व्यापार आसान हो सके, कि किसी तरह का व्यापार में दिक्कत ना हो, टैक्स वगैरह को ज्यादा बढ़ा नहीं दिया जाए, मतलब टैक्स को खत्म करना चाहते थे ये लोग। इसलिए इस संस्था का खुद जो है कि गठन किया गया था और प्रसा जो है कि इसका साथ दिया था कि भाई तुम इस संस्था को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इटली के एकीकरण को देख लिया है और आज की इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण देख ही लिए। अब इसी के साथ साथ छोटा सा एक टॉपिक है यूनान के बारे में, कि जैसे जैसे सभी देश गुलाम थे ना, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं यूनान भी गुलाम था। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे वो आजाद होता है। अगर हम यूनान के बारे में बात करें ना, यूनान यानी कि यूनान की स्वतंत्रता की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यह एक प्राचीन देश है। यूनान की बात करें तो यूनान एक बहुत ही पुरानी देश है, जिसको कहा जाता है कि भाई सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है। उसके अलावा और भी कहा जाता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन करता कौन है, तो खुद जो है कि यूनान ही है। अच्छा, यहाँ की अगर राजा की बात करें तो यहाँ का राजा उस समय बहुत ही भोग विलासी था, मतलब ये मस्ती में एकदम रहता था, एकदम मस्त भोग विलास में रहता था। बाकी वहाँ की प्रजा की कोई चिंता नहीं थी, कोई कदर ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये गुलाम किसका हो गया, तुर्की का हो गया। कौन, यूनान। उसके बाद ये यूनान जो है कि आपको पता ही है कि जब ये गुलाम हो गया होगा तो बाकी आपका ये इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश आज़ाद हो रहे थे। तो ठीक वैसे ही जब ये भी गुलाम था ना, तो ये भी चाह रहा था क्या करने के लिए, आज़ाद होने के लिए। तो आज़ाद होने के लिए यहाँ पे भी बहुत तरह की संस्था चल रही थी, जिसमें एक गुप्त संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था हितेरिया फिलाइड। हितेरिया फिलाइड नाम की एक संस्था थी जो गुप्त थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की को निष्कासित किया जाए, मतलब तुर्की को इस देश से भगा दिया जाए और हम लोग आज़ाद हो जाएं, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आना चाहते थे। कौन, यूनान वाले। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर क्या होता है, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के एक महान कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। इनकी जो है कि यूनान में मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो और यूनान के लोग के अंदर और ही राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है, जागृत होने लगते हैं लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए, जिसकी वजह से 1827 में वहाँ पे जो है कि एक संधि होती है लंदन में। और उस लंदन में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश आते हैं और आकर के तुर्की पे दबाव बनाते हैं आज़ाद करने के लिए यूनान को, कि भाई तुम यूनान को आज़ाद करो। फिर उसके बाद 1829 में एड्रियानोपुल की संधि होती है, जिसमें कहा जाता है कि यूनान को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए, इसकी मांग होने लगती है, जिसकी वजह से तुर्की की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है। और कहा जाता है कि इतना कमजोर हो गया था तुर्की का स्थिति कि तुर्की को कहा जाने लगा यूरोप का मरीज। तो कहा जाता है फाइनली 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और उस संधि के बाद यूनान को आज़ाद कर लिया जाता है और वहाँ का नया राजा ऑटो को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण को देख लिया और यूनान की एकीकरण को देख लिया, यानी कि यूनान की स्वतंत्रता की पूरी कहानी को देख लिया। यानी अभी तक हम लोगों ने पूरे एक चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको इसमें यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा और इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर, और दूसरा नहीं तो तीसरा या चौथा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।